सो हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही कम टाइम बचा है। मैंने ये सोचा है कि मैं अपने चैनल पर आज से फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो 10th क्लास की है उसका रोज़ाना हर चैप्टर का एक वन शॉट वीडियो डालूँगा, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा और आप उसमें अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, चैप्टर का नाम मैंने लिख रखा है पहले से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो नया सब्सटेंस बनाता है, और उस नए सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखाता हूँ। इट इज़ द प्रोसेस द प्रोसेस इन विच वन और more substance transform to form new substance। ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है उनका, वो नए सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर वो हो सकता है हमारा एटम। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होगी वो एटम के बीच में होगी, एलिमेंट के, तो वो हमारे एटम हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ तो आपको उससे और अच्छी क्लियरिटी आएगी और समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर ले लेते हैं हम क्लोरीन गैस। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से देखिए क्या था, ये एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें एक या एक से ज़्यादा, यहाँ पर एक से ज़्यादा है, ठीक है, दो हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हमारा हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है हमारा HCl। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये देखिए हमारा ये एक से ज़्यादा सब्सटेंस थे। ठीक है, यहाँ पर एटम है, एलिमेंट है यहाँ पर। तो जब इन्होंने रिएक्शन करी तो हमारा एक नया सब्सटेंस बना के दे दिया जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो बिल्कुल इन दोनों से डिफरेंट होंगी। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन का मतलब था, ये इसकी डेफिनेशन थी। तो यहाँ पर मैं ये लिखना भूल गया था, विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, विद डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या क्या नई नई चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं। तो जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, मान लीजिए कोई हमारी केमिकल रिएक्शन है। अब जो हमने ये एग्जांपल लिखा है, जब हमने इसकी केमिकल रिएक्शन करवाई तो इनिशियली इसका टेम्परेचर कुछ और था, लेकिन जब इसकी केमिकल रिएक्शन हुई तो इसका टेम्परेचर में चेंज आ गया। ठीक है, तो जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन इनिशियली इनका कलर कुछ और होगा। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तो हमारा जो HCl बना तो इसका भी जो है कलर अलग होगा, तो कलर में चेंज आ जाता है। ठीक है, तीसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए हमारा कोई मेटल है, ठीक है, Na, और हमने इसकी एसिड से रिएक्शन करवाई, ये हमारा HCl। ठीक है, ये हमारा एसिड है और ये हमारा एक मेटल है। तो जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा NaCl और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिख लेगी बाहर। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें गैस का भी इवोल्यूशन होता है, यानी गैस उसमें बाहर निकलती है। अब ये हर रिएक्शन में तो निकल नहीं सकती, कुछ ही रिएक्शन होती हैं मान लीजिए। तो हमारी कुछ रिएक्शन होती है जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, लेकिन है तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो ये है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट।
तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए हमारा चारकोल जो होता है, चारकोल, ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, ये एक लिक्विड होता है, ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा सा सॉलिड होता है। तो जब हम इसको बर्न करते हैं यानी जलाते हैं, बर्न करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये CO2 बना देता है चारकोल की। तो इसकी स्टेट में चेंज आ गया, देखिए यहाँ पर चारकोल था लेकिन यहाँ पर गैस बन गई, ठीक है। तो स्टेट में भी चेंज आ जाता है जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब हमने केमिकल रिएक्शन तो समझ लिया, अब इसके बाद हम समझते हैं केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारी क्या होता है, देखिए किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके बारे में पूरा नहीं लिखते, ठीक है, हम क्या करते हैं उसके कुछ सिंबल लिखते हैं और उसके फॉर्मूले लिखते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसमें जो सिंबल यूज़ करते हैं और उसके जो फॉर्मूले यूज़ करते हैं वो होती है हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी, एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन may be represented by using symbols and formulas, ठीक है। तो ये होती है हमारी केमिकल इक्वेशन। ये एक ऐसी केमिकल केमिकल इक्वेशन क्या है, एक केमिकल इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। तो मान लीजिए जब हम कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम ऐसा तो नहीं करते, जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम पूरा तो लिखते नहीं है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो हम उसमें कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं कार्बन यानी C, ठीक है, प्लस में हम लिखते हैं ऑक्सीजन। तो ये तो कार्बन था लेकिन हमें यहाँ पर उसका सिंबल पता है कि कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं। तो जब इनकी रिएक्शन होती है तो बनता है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर वैसे हम केमिकल इक्वेशन को नहीं देखते, ठीक है, इसको हम नहीं समझते, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पूरा लिखते कार्बन, यहाँ पर लिखते ऑक्सीजन और यहाँ पर पूरा लिखते कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने इतनी बड़ी चीज़ को इतने छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हम देखते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनबैलेंस। अनबैलेंस क्या होता है, तो इसके वर्ड से ही हमें पता लग रहा है अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अनबैलेंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दोनों चीज़ें बराबर नहीं हो वहीं पर तो हमारा बैलेंस जो है बिगड़ता है। अगर दोनों चीज़ें बराबर होंगी, एक साइड भी बराबर होगा दूसरी साइड भी, तो वहाँ पर हमारा बैलेंस बने रहेगा। अगर वहीं हम कम ज़्यादा कर देते हैं तो हमारा जो बैलेंस ही है वो बिगड़ जाएगी, ठीक है, और वो अनबैलेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से अनबैलेंस का मतलब समझें तो ये होता है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है, ये गैस है, ये भी हमारी गैस है, और जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ बनता है HCl। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है अनइक्वल नंबर ऑफ एटम टू रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम। अब एटम हम कैसे देख सकते हैं, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसके नीचे 2 लगा तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है। क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे 2 लगा तो क्लोरीन के 2 एटम है। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एटम है और यहाँ पर क्लोरीन का भी 1 एटम है। यहाँ लिखा नहीं है 1, लेकिन जब लिखा नहीं होता तो हम मान लेते हैं 1, ठीक है। तो हाइड्रोजन का भी 1 एटम है और क्लोरीन का भी 1 एटम है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 2 एटम है, यहाँ पर 1 एटम है, ठीक है। तो बैलेंस यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, एक साइड कम है एक साइड ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है, अब जब हमने इसमें 2 लगाया तो होगा क्या, इस 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ये तो आप बेसिक मैथ की चीज़ें जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम थे, यहाँ पर भी अब 2 हो चुके, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम थे, यहाँ पर भी 2 हो चुके। तो ये चीज़ हो गई बैलेंस, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें हम कैसे लिखेंगे, इन केमिकल इक्वेशन, इन
केमिकल इक्वेशन, it has an unequal number of atom on reactant side और प्रोडक्ट साइड। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने ऊपर लिखवाया था हाइड्रोजन और क्लोरीन का, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और यहाँ पर लिख देता हम HCl। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल। इसके बाद हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जब हमने अनबैलेंस समझ लिया, अनबैलेंस में क्या था, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, बैलेंस में क्या होगा, दोनों तरफ हमारे इक्वल नंबर ऑफ एटम होगा। तो बैलेंस में हम लिख सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एटम। अब इसका एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पे लिखा था हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है, यहाँ HCl। अगर इसी को हम बैलेंस कर दें तो हमारा यहाँ एग्जांपल बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम H2 प्लस Cl2 और यहाँ पर गिव राइज टू HCl, यहाँ पर हम 2 लगा दें। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे जो एटम है दोनों साइड बराबर है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है और इधर 2 क्लोरीन। तो हमारा बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ख़त्म हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल की मदद से ये सीखते हैं कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जब आप बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखेंगे कोई भी, तो उसको आपको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स उसमें कम हो जाता है। ठीक है, तो हम अब ये सीखेंगे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बना था हमारा H2O। अब यहाँ पर देखिए आप, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के तो 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो अब इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारे 2 हो गए और यहाँ पर भी 2। लेकिन अब ये देखिए, जब मैंने अभी आपको बताया था जब हम इसके आगे 2 लगाएंगे तो इसका मतलब है इसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी। तो हमारे ऑक्सीजन तो 2 हो चुके, लेकिन यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ा 4। यहाँ 2 पहले से थे और 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गए 4, लेकिन यहाँ पर हमारे 2 हैं, तो ये फिर से अनबैलेंस हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन, 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर हमारे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे 2 ऑक्सीजन। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, CH4 प्लस ऑक्सीजन। चलिए अब ये वाला आपको करके दिखाना है, मैं आपको तीसरा वाला करके दिखाता हूँ। ये है हमारा Al, यहाँ पर है हमारा Cl2। ठीक है, तो जब इसकी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये बनता है AlCl3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हमारे एल्यूमिनियम का 1 एटम है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 एटम है, तो ये तो हमारा बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर हमारी गड़बड़ है, यहाँ क्लोरीन के हमारे पास 3 एटम है और यहाँ पर हमारे पास 2 एटम है। तो अब हम क्या करें, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर क्योंकि 1 का करेंगे तो यहाँ 2 ही रहेगा, 2 1 ज़ा 2, और अगर हम यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हमारे होगा 6 क्लोरीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे 3 क्लोरीन है, तो हम यहाँ पर इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, क्लोरीन हमारे 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 हो गए। लेकिन अब हमारे एल्यूमिनियम में गड़बड़ हो गई, यहाँ पर हमारे 2 एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ पर हमारा 1 ही एल्यूमिनियम है। तो हम क्या करते हैं, इसके आगे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 लगाने से क्या हुआ, यहाँ पर हमारे 2 एल्यूमिनियम हो गए, यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो बैलेंस, यहाँ पर हमारे 3 2 ज़ा 6, 6 क्लोरीन और 2 3 ज़ा 6, 6 क्लोरीन। तो हमारी रिएक्शन है वो बैलेंस हो चुकी। सो आई होप अब आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमारी केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती हैं। सो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हमारा सबसे पहला टाइप आता है, वो आता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर हम इसके वर्ड का मतलब देखें तो क्या है, देखिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी दो चीज़ों का जुड़ना, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, मान लीजिए हमारा एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, और दूसरा है बी, तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे सी। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, हमारे एलिमेंट हो सकते हैं और कंपाउंड, आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, वो दोनों कंबाइन होंगे टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, दो से ज़्यादा हमारे कोई भी एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड होंगे, वो कंबाइन होंगे और वो सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बनता है MgO। ठीक है, MgO। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा है यानी वन और मोर। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी ये बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर लें इसको, यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें। बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई दी है, तो ये हमारी बैलेंस हो चुकी। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारा क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए इसका अगर हम वर्ड का मतलब देखें, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, यहाँ पर क्या होगा, टूटना। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, तो हमारा एक सिंगल कंपाउंड होगा। ठीक है, वो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड, तो वो उसमें क्या होगा, वो स्प्लिट होगा, यानी वो टूटेगा इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में टूटेगा। ठीक है, इसकी हम अगर मैं आपको, तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊँ तो ये एग्जांपल ये AgCl। ठीक है, ये क्या हमारा सिंगल सब्सटेंस है, सिंगल है, तो इसमें होगा क्या, ये सिंगल कंपाउंड है, वो 2 सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, यानी वो क्या होगा, Ag में और Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो गई। तो कॉम्बिनेशन में हमारा क्या था, 2 चीज़ जुड़कर एक सिंगल बना रही थी, और डीकम्पोजिशन में क्या हमारा एक सिंगल टूट के 2 बना रही है। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट। ठीक है, वन कंपाउंड हमारा स्प्लिट हो रहा है, यानी ये टूट रहा है इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड या फिर सब्सटेंस। ठीक है, आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गई होगी। सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी हमारे 3 टाइप होते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला वाला है हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तीसरा है हमारा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, और फोटोलाइटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल। तो देखिए डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, तो टूटना होता है। ठीक है, अब थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हमारा हीट। क्या होता है, हीट। थर्मल का मतलब होता है हमारा हीट। तो कोई भी चीज़ अगर हम उसको हीट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, यानी उसमें हम हीट को यूज़ कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, तो वो होती है हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये क्या हमारी, इन दिस रिएक्शन heat is used to decompose a कंपाउंड। ठीक है, हीट को हम यूज़ करेंगे कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए। तो ये हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब इसको हम हीट के प्रेजेंस में
जब इसको हम हीट देते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये क्या होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो हुआ तो वही है, डिकम्पोज हुआ, एक सिंगल दो में टूटा है, लेकिन उसमें हमने हीट को यूज़ करा उसको तोड़ने के लिए। तो ये होती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, इसमें हमने हीट को यूज़ किया था। ठीक है, तो दूसरी वाले में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इसमें हम क्या करेंगे, सो इसकी डेफिनेशन क्या है, इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू, अब इसके आगे आप लिख लेना डिकम्पोज ए कंपाउंड। तो इसका एग्जांपल क्या है हमारा, इसका एग्जांपल है हमारा वाटर। ठीक है, H2O। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमारा दो सब्सटेंस में टूटता है। ठीक है, वो क्या है हमारा, एक है हमारा हाइड्रोजन गैस और दूसरा हमारा ऑक्सीजन गैस। तो ये जो एग्जांपल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आपको यही एग्जांपल याद करने हैं, इसके अलावा और कोई एग्जांपल याद नहीं करना। ठीक, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आता है। ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाता है मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और इसके तीनों टाइप पूछे जाते हैं, कॉम्बिनेशन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी 1 मार्क्स में। लेकिन हमारे जो अगले वाले 2 रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लें, और आगे वाले जो हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, वो भी आप अच्छे तरीके से समझ लें। सो इसके बाद हम पढ़ते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरी वाली रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इससे पिछले वाले में हमने क्या किया था, एक थी हमारी थर्मल वाली, उसमें हमने क्या किया था, हीट को यूज़ करा था तोड़ने के लिए। ठीक है, दूसरी वाली में क्या करा था, हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करा था। अब फोटोलाइटिक वाली हमारी, तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है हमारा लाइट। ठीक है, लाइट। तो उसमें हमने एक में हमने हीट को यूज़ करा, एक में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करा। इसमें हम क्या करेंगे, लाइट को यूज़ करेंगे किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, यानी उसको तोड़ने के लिए। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दिस रिएक्शन लाइट इज यूज्ड टू डिकम्पोज कंपाउंड। इसका एग्जांपल मैं आपको लिखवा देता हूँ, AgCl। ठीक है, जब आप इस पर लाइट देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये हमारा Ag यानी सिल्वर और क्लोरीन गैस में अलग अलग हो जाता है। इसको आप बैलेंस कर लें, यहाँ 2 लगा दें और यहाँ 2 लगा दें, तो आपकी ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसके 3 टाइप थे। सबसे पहला थर्मल वाला, जिसमें हमने हीट को यूज़ किया। दूसरा वाला हमारा इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया। तीसरा हमारा था फोटोलाइटिक, उसमें हमने लाइट का यूज़ किया। ठीक है, तो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारी तीसरी वाली जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आप पहले उसके वर्ड को कैच करिए। ठीक है, वर्ड का मतलब आपने निकाल लिया तो आप समझ लो उसके बारे में पूरा सब कुछ समझ गए पहले से ही। तो सबसे पहले मैंने आपको रिएक्शन लिखवाई थी, वो थी कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, 2 चीज़ों का जुड़ना। फिर मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए एक घर में 2 दोस्त रहते हैं। ठीक है, अब वो अभी बिल्कुल सही तरीके से रह रहे हैं, लेकिन क्या होता है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को बाहर निकाल दिया उस घर में से। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी उसको उस घर से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। अब डिस्प्लेस वो कब कर पाएगा, जब वो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा, जब भी तो उसको बाहर निकल पाएगा। ठीक, अगर कोई घर में रह रहा है तो उसको बाहर कौन निकल पाएगा, जो उससे ज़्यादा ताकतवर होगा वही तो उस घर पे कब्जा कर पाएगा। तो इस रिएक्शन में होता है हमारा एक मोर रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, मेटल या फिर हम एलिमेंट कह सकते हैं। तो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस वाले को, जो लेस रिएक्टिव यानी कम ताकत वाले
यानी कम ताकतवर वाले को उसमें से डिस्प्लेस कर देता है, यानी हटा देता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its salt solution। अब सॉल्ट सॉल्यूशन को हम समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था घर का, ठीक है। तो हम डिस्प्लेस किस में से कर रहे थे, हम घर में से डिस्प्लेस कर रहे थे। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या होगा, हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस वाले को डिस्प्लेस कर देगा उसके ही सॉल्ट सॉल्यूशन से, यानी उसी के घर से। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम जिंक, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम CuSO4। जब इसकी रिएक्शन होगी तो हमारा बनेगा ZnSO4 प्लस में होगा हमारा Cu। अब देखिए जब आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो आप देखेंगे कि जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी में, तो ये इससे ज़्यादा ताकतवर है। तो इसने क्या किया, मान लीजिए इस घर में रहता है, Cu है वो इसका पूरा सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें रह रहा है। तो अब ये क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, इसको इसमें से हटा देगा और खुद कब्जा कर लेगा, इसमें रहने लगेगा। तो हमारी रिएक्शन जो बनी वो ZnSO4, देखिए जिंक ने इस पर कब्जा किया और इसके साथ अटैच हो गया ZnSO4 और Cu को बाहर फेंक दिया, इसको अलग कर दिया। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझाई है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, हमारी लास्ट रिएक्शन है फोर्थ वाली, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक ने दूसरे को हटा दिया, तो डबल में क्या होगा, डबल काम होगा, ठीक है, काम वही होना है लेकिन डबल होना है। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों दोस्त हैं वो एक दूसरे का घर एक्सचेंज कर लेंगे, यानी वो उसके घर में से उसको निकालेगा और उसके घर में, और वो उसके घर में चले जाएगा, तो दोनों एक दूसरे का घर जो है एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में लिखवाता हूँ, इन दिस रिएक्शन आयंस ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सो आयनिक कंपाउंड हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो दो आयन के बीच में बनते हैं, ठीक है। उनके बीच में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, देखिए दो चार्ज बॉडी होती हैं, उन दो चार्ज बॉडी के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारा चार्ज कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर हमारी बात हो रही है आयंस की। आयंस हमारी क्या होती है, दो टाइप की होती हैं, एक होती है हमारी कैटाइन, एक होती है हमारी एनाइन। तो कैटाइन पर हमारा बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पर जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों पर चार्ज क्रिएट होता है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें क्या है, इन दिस रिएक्शन आयन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड आर एक्सचेंज टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड। तो इसका एग्जांपल हमारा सोडियम क्लोराइड है। जब हम उसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें जब हम ऐड करते हैं उसको, तो क्या होता है, हमारा सिल्वर क्लोराइड और हमारा सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसकी मैं रिएक्शन लिखवाता हूँ, AgNO3, ये हमारा सिल्वर नाइट्राइड, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पर बनता है हमारा सिल्वर क्लोराइड और यहाँ बनता है सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर आयन कहाँ से है, ठीक है, आयन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो हमारा NaCl होता है आयनिक कंपाउंड होता है, जो बनता है हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये भी हमारा आयनिक कंपाउंड होता है, और ये बनता है हमारा Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। तो दोनों कंपाउंड पर हमारा चार्ज क्रिएट होता है, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव। तो रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली ये नेगेटिव वाला Cl इस पॉजिटिव Ag के साथ अटैच होता है, बनाता है AgCl, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाला Na इस नेगेटिव वाले NO3 के साथ अटैच होता है, ये बनाता है NaNO3। तो ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मैंने आपको ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है।
आई होप आपको दोनों रिएक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट आपको समझाया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हमारी लास्ट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। सो अब पढ़ते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। सो क्लास 10th में आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बेसिक थोड़ा थोड़ा समझाया गया है, क्योंकि क्लास 11th में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन पर। तो अभी आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं समझना, क्योंकि क्लास 11th में आपको इसके बारे में पूरा चैप्टर दिया, तो वहाँ पर आप रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जितना डीप चाहे उतना डीप पढ़ सकते हैं। तो अभी हमें रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरीके से समझना है। तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, तो सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं रिडॉक्स का, ठीक है। तो रिडॉक्स जो है, अगर हम इसको तोड़ें, ठीक है, 2 वर्ड में, यहाँ पर हम करते हैं रेड और यहाँ पर हम करते हैं ऑक्स, ठीक है। अगर इसको हम 2 वर्ड में तोड़ें तो इसका मतलब निकलता है, देखिए इसका जो मतलब है वो है रिडक्शन, ठीक है, और इसका जो मतलब है, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। सो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हों, उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। सो इन रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन as well as reduction involve या फिर occur simultaneously, ठीक है। सो रिडॉक्स रिएक्शन हमारी क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हों। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। सो क्लास 10th में हमें ऑक्सीडेशन के बारे में ये समझाया गया है कि ऑक्सीडेशन हमारा वो होता है जिसमें हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करें, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हमारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दें किसी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर दें या फिर हाइड्रोजन को दूसरे कंपाउंड में से रिमूव कर दें, तो वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। लेकिन जब आप क्लास 11th में पढ़ेंगे तो ये हमारी डेफिनेशन गलत साबित होगी, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें विदाउट ऑक्सीजन और विदाउट हाइड्रोजन रिमूवल के भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन क्लास 10th में आपको यही डेफिनेशन दी गई है, तो आपको यही पढ़नी है। तो ऑक्सीडेशन हमारे क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ऑक्सीडेशन का, तो यहाँ पर हम लेते हैं मैग्नीशियम, यहाँ लेते हैं हम ऑक्सीजन, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए किसी कंपाउंड में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहला हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जांपल। अब हम देखते हैं रिडक्शन का। तो दूसरा हम देखते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पर, ठीक है। ये भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। तो किसी कंपाउंड में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो भी हमारा ऑक्सीडेशन होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो बनेगा हमारा H2O प्लस में यह बनेगा 2S। तो देखिए ये हमारा एक कंपाउंड था H2S, इसमें से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ केवल S बचा। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम रिडक्शन। तो क्लास 10th में आपको रिडक्शन इस तरीके समझाया गया है कि इसमें होता है हमारा, जैसे ऑक्सीडेशन में क्या था हमारा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ
कंपाउंड, ठीक है। किसी रिएक्शन में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं या फिर दूसरे कंपाउंड में से हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा रिडक्शन। अब आइए इसके एग्जांपल हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पर, यानी किसी कंपाउंड में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो वो होता है हमारा रिडक्शन। तो इसका एग्जांपल है H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पर हमारा क्लोरीन गैस। तो रिएक्शन होने के बाद बनता है यहाँ HCl प्लस, और यहाँ पर बनता है हमारा सल्फर, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस कर लें। तो देखिए ये हमारा क्लोरीन था, ठीक है, ये कंपाउंड था, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, ये हमारा एलिमेंट था। सॉरी, एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्लोरीन में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा क्या था, वो था हमारा रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन पर। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा Fe2O3, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम CO से, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रिएक्शन होने के बाद हमारे क्या बनता है, यह बनता है हमारा 2Fe प्लस में बनता है हमारा 3CO2, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पर इसको री कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी। तो अब रिडक्शन हमारा क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो तो हम ऊपर देख चुके। दूसरा क्या था हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कंपाउंड है, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है अभी, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया और यहाँ पर Fe बचा, ठीक है, केवल। तो इस कंपाउंड में से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो ये भी हमारा रिडक्शन होता है। तो आई होप आपको रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, ठीक है। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसी में रिडक्शन भी होता है। तो हमारा ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हमने देख लिया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या था हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और दूसरा क्या था हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन भी हमारा हो गया। इसके बाद हमारी लास्ट दो रिएक्शन बचती हैं बस लास्ट, ठीक है, इस चैप्टर की, वो है हमारी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो अब हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सबसे पहले एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक हमारा क्या होता है, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट को रिलीज किया जाता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हम हीट को रिलीज करते हैं, और ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक। इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी को हम एब्जॉर्व करते हैं, ठीक है, उसमें रिलीज करते हैं। इसका एग्जांपल आपका जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, तो जहाँ से सनलाइट आती है वो एक हीट एनर्जी हमारे लिए, और उसको हम एब्जॉर्व करते हैं और फिर हमारा ग्लूकोज जो है बनता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो चैप्टर बस खत्म होने वाला है, इसमें लास्ट टॉपिक बचता है हमारा कोरोजन, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, कोरोजन क्या होता है, ठीक है। कोरोजन हमारा, अगर हम देसी भाषा में बोलें तो इसको बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। लोहा जो होता है हमारा, उस पर जो जंग लगती है उसको हम बोलते हैं कोरोजन। तो कोरोजन हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है हमारा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ये दोनों पढ़ लें, ठीक है। कोरोजन और दूसरा हमारा रेंसिडिटी, इन दोनों टॉपिक को आपको पढ़ लेना है एक बार, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। इसके आपको प्रिवेंशन और पढ़ना है, ठीक है। प्रिवेंशन, रेंसिडिटी के प्रिवेंशन। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारा खाना होता है, ठीक है, उसको अगर हम बाहर खुला छोड़ देते हैं या फिर उसको हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते, तो वो क्या होता है, हमारा सड़ जाता है। तो फूड का जो सड़ना होता है उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इसको हम, इसके प्रिवेंशन के होते हैं, इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, उसको हम बिल्कुल क्लोज पैकिंग कर देते हैं ताकि उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल कॉन्टैक्ट में नहीं है ऑक्सीजन इसके। तो ये दो टॉपिक हैं, आप पढ़ लें इनको और आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको चैप्टर कैसे लगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, अपनी जो हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें समझाया और डेली लाइफ के एग्जांपल समझाया। ठीक है, क्योंकि जब आप डेली लाइफ के एग्जांपल से चीज़ों को समझते हैं तो वो ज़्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग में आती है। ठीक है, तो ज़्यादातर कोशिश ये करा कीजिए कि आप जब भी कुछ पढ़ें तो आप उसको डेली लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके पढ़ें, तो वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब की तो मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में सेकंड चैप्टर का वन शॉट वीडियो लेके एसिड बेसिस और सॉल्ट पर। तब तक के लिए बाय।